नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अवसर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारतीय संविधान के ऊपर पिछली 2 क्लासों के अंदर चर्चा कर रहे थे। आज संविधान के ऊपर अपनी तीसरी क्लास है, जिसके अंदर भारतीय संविधान किन किन देशों से उसके जो विभिन्न तत्व लिए गए हैं वो किस स्रोत से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से हमारे संविधान के प्रावधान प्रभावित है। इस क्लास के अंदर हम संवैधानिक जो प्रावधान है उनके क्या स्रोत रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। हर एक एग्जाम के अंदर जहां भारतीय संविधान सिलेबस का पार्ट है वहां पर यह चीज पूछी जाती है कि कहां से मूल अधिकार लिए गए हैं, कहां से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, या फिर कहां से जो संसदीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इस तरीके से जो हमारी राज्य व्यवस्था के विभिन्न प्रणालियां हैं, राज्य व्यवस्था के अंदर और संविधान के अंदर जो विभिन्न बिंदु है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, इस संदर्भ में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आज की क्लास से हमारे कंप्लीट होंगे, कवर होंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से इन चीजों को समझते चलिएगा। सबसे पहले हम देखा तो भारतीय संविधान का निर्माण प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। प्रारूप समिति ने पहले संविधान का निर्माण किया, फिर उस संविधान को जो संविधान सभा थी उसके समक्ष पेश किया गया और विभिन्न 3 पठन द्वारा, जैसे आज के समय कोई बिल पेश करके लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है, उसी तरीके से उस समय संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया संविधान था उसको पारित किया और हमारे संविधान का निर्माण किया। तो प्रारूप समिति ने लगभग 60 से भी ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया, फिर उन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अध्ययन से निचोड़ निकालते हुए और हमारे देश के अनुकूल जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड किया, हमारे संविधान के अंदर उनको जोड़ा गया। क्या हूबहू जोड़ लिया गया? ऐसा भी नहीं है। कई बार हमारे संविधान के ऊपर ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये विभिन्न देशों के संविधानों की नकल की गई है। तो इस आरोप का हम खंडन कर सकते हैं, क्योंकि B.R. अम्बेडकर द्वारा भी यही कहा गया कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम जो भी राज्य व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जहां संविधान का निर्माण हो चुका था, जैसे सबसे बड़े और लिखित संविधान के रूप में उस समय जो संविधान निर्माण हो चुका था अमेरिकी संविधान हो गया, या फिर विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं से हम या तो उन व्यवस्थाओं के अनुभव से सीखते हुए वहां से संवैधानिक प्रावधान लें, या फिर दूसरा हमारे सामने ऑप्शन था कि हम उन सभी व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर दें और कोई नए संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में लागू करें। इसलिए अम्बेडकर साहब ने यही कहा कि जब इतने देशों ने संविधान निर्माण कर लिया है, भारत के संविधान निर्माण से पहले भी कई सारे देशों ने संविधान निर्माण कर लिया है, और उनके अनुभव जो है उनके अनुभवों से सीखते हुए हमारे देश के लिए वहां से संवैधानिक प्रावधान लिए जाने चाहिए। और हूबहू प्रावधान नहीं लिए गए, बल्कि उनके अंदर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उनमें परिवर्तन भी किया गया। तो लगभग प्रारूप समिति ने जो, हम आगे समितियों की भी चर्चा करेंगे जो संविधान निर्माण के दौरान विभिन्न समितियां बनी थी, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट समिति प्रारूप समिति थी जिसने संविधान के प्रारूप का निर्माण किया। इस समिति के सदस्यों ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, संविधान का अध्ययन किया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसीलिए B.R. अम्बेडकर को हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। आगे जब संवैधानिक समितियों की बात करेंगे तो उसके अंदर प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनकी भी बात करेंगे। पहले हमारा जो विषय है भारतीय संविधान के स्रोत, तो अभी उनके ऊपर चर्चा करते हैं। अगली स्लाइड के हम देखते हैं कि कहां से हमारे संवैधानिक प्रावधान लिए गए। तो सबसे पहले जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 का, भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम से लगभग हमने हमारे संविधान के 2/3 प्रावधान उठाए।
यानी जो आज भारत का संविधान है उसका 2/3 पोर्शन, लगभग 60% से भी ज्यादा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। जो तमाम संवैधानिक व्यवस्थाएं, चाहे हमारे संविधान के अंदर देखें प्रांतों को स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता है या द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि प्रांतों के अंदर भी स्वायत्त रूप से कार्यपालिका का निर्माण होगा, प्रांतों के अंदर भी स्वायत्त रूप से अलग सरकार बनेगी जो केंद्र से पूरी तरह स्वतंत्र रहते हुए लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सकेगी। तो द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरीके की जो भारत के अंदर व्यवस्था है वो भी इस भारत सरकार अधिनियम 1935 वाले से प्रभावित है। फिर चाहे राज्यपाल की नियुक्ति हो या सीएजी का पद हो, तो ऐसे कई सारे प्रावधान जो किसी देश विशेष से नहीं लेकर भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। हालांकि यहां से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है वहां इससे सवाल बनना थोड़ा चांस कम रहते हैं, जबकि वहां जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर किसी देश से जो प्रावधान लिए गए हैं उनके पूछे जाने की संभावना है। तो हम देशवार चर्चा करते हैं कि कौन कौन से देश से क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान के अंदर लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। देखिए बच्चों, ब्रिटेन चूंकि भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का ही राज रहा है और ब्रिटेन ने ही भारत के अंदर जो उत्तरोत्तर संवैधानिक व्यवस्था का विकास किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर शासन रहा, उसके बाद 1857 की क्रांति होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन रहा भारत के ऊपर। तो उन्होंने समय समय पर विभिन्न अधिनियम कानून भारत के लिए बनाए और उनको लागू किया। उनके द्वारा भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था का विकास किया गया। और इसी क्रम में हमने देखा जो 1935 का अधिनियम था वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रभावित था और उन्होंने ही भारतीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1919 का अधिनियम, 35 का अधिनियम, उससे पूर्व जो 1909 के अधिनियम, ये तमाम अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए थे। तो हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन के संविधान से जो हमारा भारतीय संविधान है वो सर्वाधिक प्रभावित है, क्योंकि ये लाजमी भी है कि हम जब ब्रिटेन के उपनिवेश रहे तो जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था होगी, जो राजनीतिक प्रणाली होगी, जो राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटिश राज व्यवस्था का देखने को मिलेगा। तो यहां से कौन कौन सी चीजें, यानी ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन की राज व्यवस्था से कौन कौन सी चीजें हमारे संविधान के अंदर ऐड की गई, उसमें सबसे पहली और मुख्य चीज है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था जिसके अंदर 2 कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। 2 कार्यपालिका प्रमुख यानी कि एक तो होता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। अभी बेहतर ढंग से हम इसको समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसके लिए हिंदी शब्द राज्य अध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है इसे कहते हैं शासनाध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष है ये। तो भारत के अंदर जो शासन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री का पद है और जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति का पद है। ये दोनों ही कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है, संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री को वास्तविक मुखिया कार्यपालिका का माना जाता है। तो ये 2 अलग अलग पद जिस एक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, जिस सरकार की प्रणाली के अंदर, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पाई जाती है उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और ये चीज भारत के अंदर पाई जाती है, राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। तो संसदीय व्यवस्था का जो ये प्रावधान हमारे संविधान के अंदर लिया गया है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। दूसरी चीज द्विसदनीय व्यवस्था।
द्विसदनीय व्यवस्था। 2 सदन होंगे, किसके अंदर? संसद के अंदर, विधायिका के अंदर, जो विधि निर्माण का कार्य करती है। और हमारे जो संसद है उसके 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा है। ये हमने ब्रिटेन से प्रभावित होते हुए सीखी है, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है उसके अंदर भी 2 सदन है। वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि हमारी राज्यसभा के समकक्ष है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि हमारी लोकसभा के समकक्ष है। तो द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। फिर तीसरा, जो निम्न सदन है, निम्न सदन, 2 सदनों में से निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायित्व होता है निम्न सदन के प्रति, वो भी ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रभावित है। उत्तरदायित्व किसका? मंत्रिपरिषद का। यानी कि हमारे जो सरकार का निर्माण किया गया है, अभी केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो वो सरकार लोकसभा के अंदर, लोकसभा में बहुमत रख रही है, इसीलिए वो सरकार बना पाई है। यानी वो संसद का निचला सदन लोकसभा है, उसके प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी या फिर जो उसके संगठक दल मिलाकर गठबंधन की सरकार है, उनका बहुमत होना चाहिए। तो ये जो बहुमत का शासन है एक तरीके से, या जो उत्तरदायी शासन है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होने की ये प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। फिर आगे और कई विशेषताएं हैं, क्योंकि ब्रिटेन से यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का संविधान सर्वाधिक किस देश की व्यवस्था से प्रभावित है, तो वो ब्रिटेन से प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर ब्रिटिश राज व्यवस्था का है, सर्वाधिक प्रभाव, क्योंकि यहां से सर्वाधिक विशेषताएं हमने हमारे संविधान के अंदर लागू की है, ऐड की है। चौथी विशेषता है मंत्रिमंडल। जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, हमारे कार्यपालिका के अंदर विभिन्न मंत्री बनाए जाते हैं। हर एक मंत्रालय के लिए अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या विदेश मंत्री। तो इस तरीके से जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से प्रभावित है। अमेरिका के अंदर जो वहां की अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहां पर इस तरीके से मंत्री को वित्त मंत्री या फिर रक्षा मंत्री नाम से नहीं कहा जाता, वहां पर सचिव के रूप में उनको पद नाम दिया जाता है। तो जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, यानी कि जो कैबिनेट व्यवस्था है, वो भी ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रभावित है। फिर सीएजी का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। इनका क्या काम होता है? इनका यह काम होता है कि जो सदन के द्वारा और बजट के द्वारा जो धन आवंटित किया गया है, क्या उस आवंटित धन का सही ढंग से उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन जो रिकॉर्ड्स है उनकी जांच करना। फिर जो कार्य सरकार ने पैसों का उपयोग करते हुए कितना किया है, उसकी जांच करने का कार्य सीएजी का होता है। तो ये जो सीएजी का पद है वो भी ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रभावित है। फिर एक और पद, महान्यायवादी। महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, महान्यायवादी, आर्टिकल 76 के अंदर। तो महान्यायवादी का पद भी ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रभावित है। और महान्यायवादी क्या होता है, कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च वकील होता है। यानी जब भी भारत सरकार की ओर से कोई भी केस किसी कोर्ट के अंदर, किसी हाई कोर्ट के अंदर, किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया जाएगा, तो भारत सरकार की ओर से जो वकील पक्ष रखेगा वो महान्यायवादी या फिर इनके अंडर जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो लोग होते हैं। तो ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। देश के अंदर सर्वोच्च विधि अधिकारी ये होता है जो सरकार की ओर से पक्ष रखता है।
आपसे यदि कभी पूछा जाए, यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, और ये एक संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर इसका स्पष्ट उल्लेख है। और इसी तरीके से राज्यों के लिए जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। हमने राजस्थान पॉलिटी की क्लास के अंदर जब कार्यपालिका की चर्चा की थी, और उसके अंदर 4 अंग होते हैं, 4 अंग के अंदर राज्यपाल था, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद थी, और एक महान्यायवादी के बजाय राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद होता है। तो राज्यों में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, और जो केंद्र के अंदर सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। फिर अगली विशेषता जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली वो है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि की नजर में सब समान है, विधि सबको समान दृष्टिकोण से देखेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो विधि के समक्ष समता वाली ये विशेषता भी हमने ब्रिटिश संविधान से, या कहें तो ब्रिटिश राजव्यवस्था से प्रेरित होकर ली है। तो ये हमने जो ब्रिटेन से चीजें हमारे संविधान के अंदर ली उनकी चर्चा की। अब हम जो चीजें अमेरिका से सीखी उनकी बात कर लेते हैं। अमेरिका, या जैसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां के संविधान से हमने कौन कौन सी चीजें ग्रहण की है। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के अंदर अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेते हुए शामिल किया गया। मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर उल्लेखित है, और मूल अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण किया उसी दौरान संविधान के अंदर लागू कर दिए थे। हालांकि अमेरिका के संविधान में जब उनका संविधान मूल रूप से बना था 1787 में, जो उन्होंने फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के अंदर वह मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे, बल्कि बाद में 1791 के अंदर संविधान संशोधन करके अमेरिकी संविधान के अंदर अधिकार जोड़े गए। लेकिन भारतीय संविधानवेताओं ने अमेरिकी संविधान से प्रेरणा लेते हुए मूल अधिकारों को हमारे संविधान के अंदर ऐड किया। तो मूल अधिकार तो संविधान के अंदर ऐड करने की जो विचार है वो हमने कौन से देश से लिया है? अमेरिका से। फिर दूसरी चीज, स्वतंत्र न्यायपालिका। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका और विधायिका तो दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन न्यायपालिका पूर्ण रूप से इन दोनों अंगों से स्वतंत्र होती है। और यह जरूरी भी है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका का किसी देश के अंदर होना, विशेषकर जब वहां संघात्मक व्यवस्था है। संघ यानी कि वहां केंद्र के स्तर पर भी सरकार है और राज्यों के स्तर पर भी सरकार है। क्योंकि जब 2 स्तर, और हमारे देश की बात करें तो तीसरे स्तर पर त्रिस्तरीय सरकार भी है, तो इन विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच कभी भी टकराव हो सकता है, और उन टकरावों से निपटने के लिए और लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है वो भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में जोड़ी गई। फिर है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, अभी हमने जब ब्रिटिश राज्य व्यवस्था से सीखने की बात की तो वहां देखा विधि के समक्ष समता, और ये है विधि का समान संरक्षण। इन दोनों के अंदर अर्थ समझिएगा, अगली स्लाइड में अपन ढंग से इसका अर्थ समझते हैं। एक है विधि के समक्ष
समता, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। इन दोनों से ही मिलकर विधि के शासन की स्थापना हुआ करती है। ये जो व्यवस्था है ये हमने ब्रिटेन से ली है, और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया है। अब इनके अंदर जो मूलभूत अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने, कानून के समक्ष सब समान है, सभी समान है। चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति, कितना ही बड़ा उद्योगपति या कितने ही बड़े संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो या एक आम नागरिक, कानून की नजर में सभी समान है और कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव क्यों करेगा जब कानून की नजर में सब समान है? लेकिन जो विधि का समान संरक्षण है, इस शब्द से क्या तात्पर्य है? इससे यह तात्पर्य है कि विधि समान स्थितियों में समान व्यवहार करेगी, यानी कि जब स्थितियां असमान हुई तो विधि असमान व्यवहार भी कर सकती है। तो यहां सबको समान नहीं मान रही विधि, समान स्थितियों में समान व्यवहार, समान स्थिति तो व्यवहार भी समान है। अब अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। समान स्थिति में समान व्यवहार और असमान में असमान। असमान यदि स्थिति कोई क्रिएट होती है तो उस समय असमान व्यवहार भी किया जा सकेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि युक्ति युक्त भेदभाव किया जा सकेगा। यहां भेदभाव नहीं करने की बात थी, और इसके अंदर है युक्ति युक्त भेदभाव, युक्ति युक्त यानी तर्क संगत भेदभाव किया जा सकेगा। अभी थोड़ी दिमाग के अंदर उद्वेलन मच रहा होगा क्योंकि चीज समझ नहीं आ रही होगी। हम एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करेंगे। युक्ति युक्त भेदभाव संभव। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई राष्ट्रपति का काफिला निकल रहा है और किसी व्यक्ति ने देखा कि राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री, तो वो एक पूरे सुरक्षा जाब्ते के साथ बड़े काफिले से निकल रहे हैं, और एक सामान्य नागरिक जिसके पास एक नॉर्मल साइकिल तक नहीं है, तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि राष्ट्रपति या इस बड़े पदाधिकारी के लिए इतना चाक चौबंद क्यों, इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं? विधि तो सबके लिए समान है। और फिर वो पहुंच गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको पास में बुला के बोला कि एक और कॉन्सेप्ट भी है, विधि का समान संरक्षण। यानी यदि राष्ट्रपति को, उस उच्च पदाधिकारी को वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई तो उनके लिए सुरक्षा का खतरा है, उनके लिए जान का खतरा भी है। लेकिन एक आम नागरिक के लिए ये खतरा उस हद तक नहीं। और यदि एक आम नागरिक भी किसी दिन राष्ट्रपति बनता है, किसी दिन प्रधानमंत्री बनता है, तो उसे भी वो तमाम व्यवस्थाएं दे दी जाएगी। इसलिए उसे जो व्यवस्थाएं दी गई है, उसे जो सुरक्षा दी गई है, वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी गई, बल्कि वो उसके पद को दी गई है, ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, उसकी जो जान की रक्षा की जा सके। इस हेतु उसके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। तो हमने एग्जाम्पल से समझा कि जब समान स्थिति है, यानी कि सभी आम नागरिकों के लिए एक तरीके का व्यवहार किया जाएगा, और स्थितियां यदि अलग होती है, जैसे कोई मंत्री जी है, तो मंत्री जी की सुरक्षा के लिए उनके साथ काफिला तैनात रह सकता है, और सामान्य व्यक्ति भी यदि किसी मंत्री परिषद पर आसीन होता है तो उसके लिए भी वो व्यवहार किया जाएगा। इसलिए समान स्थितियों के अंदर समान व्यवहार किया जाएगा, और असमान स्थिति जब किसी पद पर व्यक्ति धारण है तो वो असमान स्थिति हो गई, और उस समय असमान व्यवहार किया जाएगा। और ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो बड़े पदाधिकारी है उनके लिए इस तरीके की व्यवस्थाओं को लागू करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए भेदभाव युक्ति संगत है, तर्क की कसौटी पे खड़े उतरते हैं, और ये भेदभाव किया जा सकता है। तो ये वाली व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जबकि ब्रिटिश संविधान के अंदर जो विधि के समक्ष समता है वो वाली व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये इनके अंदर हमने
मूलभूत अंतर देखा। अमेरिकी संविधान से हमने जो 3 चीजें ली है उनकी बात की। अब आते हैं अगली जो प्रणाली अमेरिकी संविधान से ली है, वो है जनहित याचिका। यानी जनता के हित में कोई तीसरा पक्ष जाके कोर्ट में गुहार लगाए और उनके लिए याचिका दायर करता है तो उसे जनहित याचिका कहते हैं। और ये भी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, सॉरी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अब हम कनाडा से जो प्रावधान लिए हैं उनकी बात करते हैं। जो भारत के अंदर संघात्मक व्यवस्था है, यानी केंद्र स्तर पर भी सरकार होगी और राज्यों के स्तर पर भी सरकार होगी, ये जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। जो संघात्मक व्यवस्था है वो कैनेडियन संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था और कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उसमें और जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था है उसमें एक मूलभूत अंतर है। इसलिए हमने अमेरिका की बजाय जो संघात्मक व्यवस्था है कनाडा की उसको चुना, क्योंकि वहां पर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियां ये क्या होती है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। हमारे संविधान के अंदर 3 सूची विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के अंदर कर दिया गया। एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची और तीसरी जो राज्य सूची है। तो राज्य सूची के ऊपर राज्य विधानमंडल कानून निर्माण कर सकता है और संघ सूची के ऊपर संसद कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो इस तरीके से विषयों को बांट दिया गया है कि किन विषयों पर तो केंद्र राज कर सकेगा और किन विषयों पर राज्यों के विधानमंडल कानून बना सके। और समवर्ती सूची के ऊपर जो समवर्ती सूची के अंदर विषय है उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे विषय भविष्य में आते हैं जो इन किन्हीं भी जो ये सूचियां हैं इसके अंदर नहीं है। जैसे अभी साइबर से संबंधित विषय है, वो उस समय की संविधान निर्माण या उससे पूर्व साइबर संबंधी जो चीजें होती थी ऐसा कोई विषय था ही नहीं। जैसे जैसे उत्तरोत्तर समाज की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है और नए नए विषय जुड़ते जाते हैं, तो भविष्य में यदि कोई ऐसे विषय जुड़ेंगे जो इन तीनों सूचियों के अंदर नहीं है तो उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है और वो अवशिष्ट विषय केंद्र के पास होंगे। और इस तरीके की जो प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करता है? केंद्र सरकार जो करती है, मतलब राष्ट्रपति। तो राज्यपाल कनाडा के अंदर भी वहां की जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा नियुक्त की जाती है और हमारे भारत के अंदर भी विभिन्न स्टेट्स के अंदर गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो सलाह पे की जाती है, ये व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से ली गई। हमारे यहाँ गवर्नर का चुनाव नहीं होता बल्कि गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। अमेरिकी संविधान के अंदर गवर्नर का भी चुनाव हुआ करता है। तो वहां के संविधान से हमने इस चीज को नहीं लिया बल्कि कनाडा के संविधान से लिया, जहां गवर्नर की चुनाव के बजाय नियुक्ति होती है। ये चीजें ली हमने कनाडा के संविधान से। अब अगली स्लाइड पे बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से सबसे जो मुख्य चीज ली है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज।
ये कनाडा के आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। फिर आयरलैंड के संविधान से लिया राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य जिनका मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? 12 सदस्य जो नाम निर्दिष्ट होते हैं, जिनका चुनाव नहीं होता है। तो उन सदस्यों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो भी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। फिर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाया जाना पर महाभियोग, उन पे दोनों सदनों के अंदर अभियोग लाया जाता है और विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अपन अमेरिकी संविधान वाले में ये चीज ऐड कर देते हैं। कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों जो जजेज है, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, न्यायाधीशों को हटाना, इनका रिमूवल अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर हम अगले देश की चर्चा करते हैं, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से कौन कौन सी चीजें हमारे संविधानवेताओं ने ली है? तो संविधान के अंदर संशोधन करने की जो प्रणाली है, संविधान संशोधन, हमने कल की क्लास के अंदर भी चर्चा की थी कि भारतीय संविधान के अंदर आज की तारीख तक 106 संविधान संशोधन हो चुके। तो संविधान संशोधन किस तरीके से होगा, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, दोनों सदनों के अंदर कितना बहुमत चाहिए होता है, और ये जो व्यवस्था है संविधान में संशोधन करने की, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। फिर सातवां, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया है हमने मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान के अंदर जोड़े गए। रूस को उस समय रूस की बजाय सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ 1991 से पूर्व एक संघ का निर्माण किया गया था जिसे यूएसएसआर या सोवियत संघ कहा जाता था। वहां से भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। फिर फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से भी कुछ बेहतरीन चीजों को हमारे संविधान में ऐड किया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों चीज फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी इन तीनों वैल्यूज के लिए ये पूरी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया भर के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के महत्व को उजागर किया, और हमारे संविधानवेताओं ने भी जो संविधान के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विषय है उनको फ्रांस से प्रेरित होते हुए ऐड किया। ये जो तीनों मूल्य है इसकी चर्चा रूसो के द्वारा की गई। रूसो जो कि एक स्विस विचारक है, और इनका जो आगामी जीवन फ्रांस के अंदर और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर बीता। तो इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार यदि हम देखें किसने दिए शुरू में, तो वो रूसो के द्वारा प्रतिपादित किए गए। फिर फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र की जो व्यवस्था है उसको ग्रहण किया। गणतंत्र से क्या तात्पर्य होता है? तो गणतंत्र और लोकतंत्र क्या एक ही चीज है?
गणतंत्र और राजतंत्र क्या एक ही चीज है या इनमें कोई अंतर है? तो गणतंत्र की तुलना लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र से की जाती है, यानी जहां राजतंत्र होता है वहां गणतंत्र नहीं। क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। तो गणतंत्र शब्द का हम अर्थ देखते हैं कि गणतंत्र होता क्या है। गणतंत्र यानी कि उस देश का जो सर्वोच्च पद है, उस सर्वोच्च पद के लिए चुनाव होता हो, लोगों के द्वारा निर्वाचन से उस पद को भरा जाता हो। जैसे हमारे भारत के अंदर जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचन के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा उस पद को भरा जाता है। चाहे वो इलेक्शन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, ये एक अलग विषय है, लेकिन उस पद का जो, उस पद पे जो इलेक्शन होता है वो जनता के द्वारा, इलेक्टेड व्यक्ति द्वारा होता है। तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर अभी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। हमने कई सारी चीजें ब्रिटेन से सीखी है, लेकिन इस मामले में ब्रिटेन हमसे पीछे है, क्योंकि वहां अभी भी राजा का राज चलता है, क्राउन का राज चलता है। पहले आपने देखा कि विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का राज हुआ करता था, जिनकी अभी साल भर पहले ही निधन हो गया और उनके बेटे ब्रिटेन के राजा बने। तो वहां पर अभी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो आनुवंशिक व्यवस्था होती है कि उनका बेटा, फिर बेटे का बेटा, इस तरीके से आनुवंशिक रूप से राजा का निर्माण किया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है। तो लोकतंत्र एक अलग विषय है। लोकतंत्र तो ब्रिटेन के अंदर भी है, लेकिन राजतंत्र के साथ में लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र का मतलब सामान्य रूप से चुनाव होना। अब चुनाव किस स्तर के लोगों के लिए, किस स्तर के पदों को भरने के लिए हो रहे हैं, ये चीज अलग है। ब्रिटेन के अंदर भी मंत्री जो बनते हैं वो जनता के द्वारा चुन के आए लोग ही मंत्री बनते हैं। जो वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें लोग निर्वाचित होकर आते हैं और वही मंत्री बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ की लोकसभा के समकक्ष माना जाता है, तो ब्रिटेन में जो लोकसभा है वहां उनके लिए भी चुनाव होते हैं। इसलिए वह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है। और भारत में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र है, और ये गणतंत्र की व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। दूसरी चीज इसमें एक रोचक तथ्य ये भी है कि अधिकांशतया हमारे जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, वो तो स्वतंत्रता दिवस हो गया। और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, वो 26 जनवरी हमारे लिए गणतंत्र दिवस हो गया। तो चूंकि गणतंत्र की अवधारणा हमने फ्रांस से ली है, तो गणतंत्र दिवस पे आज तक जो हमारे अतिथि रहे उनमें से सर्वाधिक अतिथि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ही रहे। जो फ्रांस का हेड ऑफ द स्टेट है वो अधिकांश समय पर हमारे यहाँ 26 जनवरी को अध्यक्षता करते हैं। यानी इस तरीके से सवाल पूछा जाए, हर बार तो नहीं होता ऐसा, हर बार ऐसा नहीं होता कि 26 जनवरी को ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष ही यहाँ पर अध्यक्षता करेगा हमारे 26 जनवरी वाले प्रोग्राम की, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरीके से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, अभी तक 75 से भी ज्यादा हमारे गणतंत्र दिवस मनाए जा चुके हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा बार किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने, किस देश के, फ्रांस देश का जो हेड ऑफ द स्टेट है उनके द्वारा 26 जनवरी पर अध्यक्षता की गई। तो गणतंत्र की व्यवस्था हमने कहां से ली है? फ्रांस के संविधान से ली है। फिर हम देखते हैं और कौन से देश से हमने प्रावधान लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका, रूस हो गया, फ्रांस भी हो गया, जर्मनी से, जर्मनी का वाइमर गणराज्य, आज वाला जर्मनी नहीं, ये उस जर्मनी की बात की जा रही है जब वहां पर वाइमर गणराज्य का शासन था, और ये बात है 1919 से 1932 के दौरान की। 1932 के बाद हम जानते हैं कि जर्मनी के अंदर एक तानाशाह हिटलर का शासन आ गया था, और उसके बाद वाइमर गणराज्य का अंत हो गया था। तो वाइमर गणराज्य से हमारे संविधानवेताओं ने जो चीज सीखी वो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल स्थितियों में जब हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू हुए तब मूल अधिकार निलंबित होते हैं, मूल अधिकार निलंबित होते हैं।
तो ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर गणराज्य से हमारे संविधान वेताओं ने लिया है। फिर पोलैंड के संविधान से भी हमने कोई चीज सीखी है, और पोलैंड के संविधान से हमने सीखी है धार्मिक स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 25 के अंदर हम जब मूल अधिकारों की बात करेंगे उस समय इनको ढंग से पढ़ेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता पोलैंड के संविधान से ली है, और युगोस्लाविया की शासन व्यवस्था से जो व्यवस्था सीखी है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये भी एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा हम मूल अधिकारों में करेंगे। जब व्यक्ति का शोषण हो रहा हो तो उस समय वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट के अंदर पेश हो सकता है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार युगोस्लाविया के संविधान से प्रेरित है। फिर एक बढ़िया वाला देश तो रह ही गया, जो छोटा लेकिन बड़ा देश है, जापान। जापान से हमने क्या सीखा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस शब्द से क्या तात्पर्य? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है उसके अनुरूप तमाम व्यवस्थाएं चलेगी। यदि कोई व्यवस्था विधि के अनुरूप नहीं चल रही है तो उस समय न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उन चीजों को रद्द किया जा सकेगा। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि विधि में ये चीजें तय कर दी गई है कि कौन से विषयों पर केंद्र की सरकार कानून बनाएगी और कौन से विषयों पर राज्य की सरकार कानून बनाएगी। इसलिए जब संसद कानून बनाएगी तो वो ध्यान रखेगी कि वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाए। यदि वो संघ सूची की बजाय या फिर राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने लग जाए तो वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं होगा। जैसे हम राजस्थान विधानसभा की बात करें, राजस्थान विधानसभा कोई कानून निर्माण करना चाहती है जिसके तहत वो सेना को बॉर्डर पे भेज रही है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि सेना राजस्थान विधानसभा के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। तो इसलिए जो विधि के द्वारा प्रक्रिया है स्थापित की गई उसकी पालना करनी होती है, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाला ये प्रावधान हमने जापान के संविधान से प्रेरित होकर वहां से लिया। तो ये चीजें हमने आज की क्लास के अंदर देखी कि किस देश से कौन कौन से प्रावधान संविधान वेताओं ने लिए हैं। यहां से जरूर सवाल आपके एग्जाम के अंदर बनेगा। एक मिनट पानी पी लेता हूं। और कितनी क्लास हो गई है, या किसी और टॉपिक को शुरू करें? 43 मिनट के लगभग हो चुकी है। इसी को रिवाइज करके हम क्लास को एंड करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई? इन क्लासों को देखते रहें, साथ साथ आप नोट भी करते रहें। जो भी चीजें आपके लिए नई है, और यदि कोई पहली बार स्टूडेंट्स देख रहा है तो उसके लिए सब कुछ नया ही है, तो उनको साथ साथ अपने नोटबुक के अंदर नोट भी करते रहें। आरएसएसबी बोर्ड के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेषकर मैं चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती आई हुई है उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस का निर्माण कर रहा हूं। इसलिए चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी निश्चिंत होकर इन क्लासों को अटेंड करें, इनका ढंग से अध्ययन करें और नोटबुक के अंदर लिखते रहें। बीच बीच में क्लास को पॉज करके आप चीजों को लिखें, स्क्रीनशॉट के द्वारा अपने फोन के अंदर भी इनको सेव कर सकते हो। अभी जो वर्तमान में आपके लिए बीच में युद्ध की जो परिस्थितियां बनी थी, अब वो भी नहीं रही। तो अब अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, और युद्ध के ऊपर बोलने के विषय में यदि कुछ बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान का जो बीच में तनाव था, हालांकि उसे हम युद्ध नहीं कहेंगे क्योंकि युद्ध की शुरुआत किसी भी देश ने मानी भी नहीं, तो उसे युद्ध कैसे कहा जाए। तो युद्ध जितना टले उतना ही बेहतर है,
और युद्ध टल भी गया और हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो काम करना था वो भी कर दिया। उन पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी तहस नहस कर दिया और युद्ध भी ना होगा। तो ये बेहतर चीज हुई है। इसके ऊपर एक शाहिर लुधियानवी जी का एक नज्म है, वो मैं आपके सामने यहाँ अदा करना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। शाहिर साहब का एक नज्म है कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियात देगी। इसलिए हे शरीफ इंसानों, युद्ध टलता रहे तो बेहतर है। आप और हम सब के आंगन में समा जलती रहे तो बेहतर है। इसलिए जितना हो सके युद्ध टलता रहे तो बेहतर है। हाँ, जब स्थितियां इस हद तक बिगड़ जाएं और हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आए, हमारी सुरक्षा की बात आए, संप्रभुता की बात आए, तब युद्ध करना ही पड़ता है। लेकिन जहां तक हो सके युद्ध को टालना बेहतर है। हम वर्तमान की जो वैश्विक परिस्थितियां देखें तो चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है, पिछले 2-3 सालों से ये संघर्ष चल रहे हैं, तो इससे कम से कम ये निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि युद्ध को शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन उस युद्ध को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके जंग को टाला जाए तो बेहतर है। तो आज की क्लास के अंदर हम वापस थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बीच में थोड़ा करंट अफेयर्स से जुड़ गए, आपके लिए भी बीच बीच में थोड़ी ऐसी समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों की चर्चा होती रहे तो क्लास यूं थोड़ी उद्वेलित रहेगी, उत्तेजित रहेगी। अब हम आज के फिर से टॉपिक की ओर लौटते हैं और जो आज की क्लास में हमने चर्चा की उसका रिवीजन करके क्लास को विराम देते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत की हमने बात की कि प्रारूप समिति, जो संविधान का निर्माण किया वो प्रारूप समिति ने किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसीलिए हम संविधान निर्माता के रूप में बी.आर. अम्बेडकर को जानते हैं। तो इन्होंने 60 से भी ज्यादा देशों का अध्ययन किया, न केवल बी.आर. अम्बेडकर अकेले बल्कि इस समिति की जो 7 सदस्य थे उन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया है। तो सबसे पहले हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से कुछ चीजें, हालांकि इसके अंदर खूब सारी है, 2/3 चीजें और है, यानी हमारे संविधान की 2/3 चीजें 1935 के अधिनियम से ली गई। फिर अगली स्लाइड में हमने देखा ब्रिटेन के संविधान से, यदि किसी देश के संविधान से किसी देश की राज्यव्यवस्था से बात की जाए तो सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन के राज्यव्यवस्था का हमारे संविधान पर पड़ा है। और अधिनियम की बात की जाए तो पिछली स्लाइड में जो हमने देखा कि 1935 के अधिनियम से सर्वाधिक प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए। फिर ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली, द्विसदनीय व्यवस्था ली और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, सीएजी का पद है, महान्यायवादी का पद है और विधि के समक्ष समता है। ये तमाम चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। फिर अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज की क्लास से बन सकता है कि मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए, तो वो अमेरिकी संविधान से लिए गए। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, विधि का समान संरक्षण है, जनहित याचिका है या फिर न्यायाधीशों को हटाना है, ये तमाम प्रावधान भी अमेरिकी संविधान से लिए गए। विधि के समक्ष समता और विधि में समान संरक्षण, इसमें जो अंतर है वो देखा। फिर कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था ली, अवशिष्ट शक्तियां ली, राज्यपाल की नियुक्ति ली और आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं जिनका मनोनयन किया जाता है, इन सदस्यों का मनोनयन किस आधार पर किया जाता है, जो साहित्य, कला जैसे क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट होते हैं उनको बनाया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तो वो अपने क्षेत्र के एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे और उनकी बात, ऐसे व्यक्तियों की बात भी सदन के अंदर पहुंच सके, इसलिए समय समय पर इन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। और ये जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर देखा हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन भी यहाँ से लिया गया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। फ्रांस के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को ग्रहण किया और गणतंत्र की जो व्यवस्था है वो भी फ्रांस के संविधान से ली गई। जर्मनी के वाइमर गणराज्य से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन और पोलैंड से धार्मिक स्वतंत्रता, युगोस्लाविया से शोषण के विरुद्ध अधिकार और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया से जो प्रावधान लिए वो अभी रह गए हैं
तो उनकी भी अपन चर्चा कर देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीजें हमने ग्रहण की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक लिया है हमने संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, जब कोई बिल दोनों सदनों के अंदर अलग अलग पारित नहीं हो पा रहा है तो दोनों ही सदनों को एक जगह बैठा दिया जाता है और फिर उस बिल को पारित करवाने के लिए, यानी जो एक संयुक्त बैठक बनती है, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से एक जगह इकट्ठा किया जाता है और संयुक्त अधिवेशन होता है। तो ये वाला प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे लिया गया। ये हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया, और फिर बाकी संविधान से जो जो चर्चाएं थी उनकी भी इस क्लास के अंदर बात की। जर्मनी के वाइमर गणराज्य से मूल अधिकारों के निलंबन और ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन। तो इस तरीके से आज की क्लास के अंदर हमने भारतीय संविधान के जो सोर्स थे, जो स्रोत थे, किन किन देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, उनकी विस्तृत चर्चा की। अगली क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस अवसर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।